हेलो दोस्तों, तो चलिए आज चैप्टर 2 सीवी का स्टार्ट करते हैं, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप चैप्टर 1 देख सकते हैं। और जो भी नोट्स है चैप्टर 1 से रिलेटेड, चैप्टर 2 से रिलेटेड और आगे जो भी नोट्स होगा वो सारे टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स होता क्या है? ये फंडामेंटल राइट्स हमारा बेसिक राइट्स है जो हर सिटीजन्स को, यानी कि हर इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है, जिससे वो अपनी लाइफ को फ्रीली, फेयर तरीके से और रिस्पेक्टफुली जी सकते हैं। ये लिखा गया है पार्ट 3 में, जो कि आर्टिकल 12 से 35 के अंदर आता है। These rights protect people from unfair treatment and help everyone live equally without discrimination based on religion, caste, gender और religion। ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये हर इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है कि वो अनफेयर ट्रीटमेंट उनके साथ ना हो, किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, और वो समाज में, सोसाइटी में इक्वली अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ जी सके विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो भी डिस्क्रिमिनेशन रिलीजियन, कास्ट या जेंडर या लैंग्वेज के बेस्ड पे होता है, तो वो उनके साथ ना हो। इसीलिए ये सब चीज़ें फंडामेंटल राइट्स के अंदर आती हैं। ये हमारी बेसिक राइट्स होते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर सिटीजन्स को दिए हैं, ताकि लोग इक्वलिटी, फ्रीडम और डिग्निटी के साथ जी सकें। इसमें टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो कि एक्चुअल में फंडामेंटल राइट्स है क्या। तो सम एग्जाम्पल्स है: राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 1 बाय 1 करके हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि ये सारे राइट्स होते क्या हैं। यहाँ पे आप लोग ऐसे एग्जाम्पल देख लीजिए, और यही सारे एग्जाम्पल्स आप लोग एग्जाम में भी स्टार्टिंग में दीजिएगा, उसके बाद जा करके इसको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करिएगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो देख लीजिए। इफ़ अ स्टूडेंट्स इज नॉट अलाउड एडमिशन इन स्कूल बिकॉज ऑफ रिलीजन और कास्ट, इट गोज अगेंस्ट द राइट टू इक्वलिटी। अगर किसी स्टूडेंट को रिलीजन और कास्ट के बेस्ड पे एडमिशन नहीं मिलता है, तो यानी कि उसके राइट टू इक्वलिटी को वॉयलेट किया जा रहा है, ये उसके राइट्स का हनन हो रहा है। इफ़ समवन वांट्स टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली, अगर कोई अपना ओपिनियन फ्रीली रखना चाहता है, तो ये आता है राइट टू फ्रीडम के अंदर। हर चाइल्ड का 6 से 14 ईयर्स एज के अंदर राइट टू एजुकेशन, ये उसे मिलना ही चाहिए। मतलब 6 साल के बच्चे से लेकर के 14 ईयर्स तक ये उसका हक है कि उसे एजुकेशन मिलना चाहिए। दीज राइट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोटेक्ट, ये सारे राइट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं पीपल को फ्रॉम मिस यूज ऑफ पावर एंड हेल्प एवरीवन लाइव पीसफुली एंड इक्वली इन सोसाइटी। ये राइट्स हमें हेल्प करते हैं कि हम पीसफुली और शांति से अपनी सोसाइटी में इक्वली अपने लाइफ को कंटिन्यू कर सकें। नेक्स्ट है 6 फंडामेंटल राइट्स एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। तो हम बोले आगे जाके के एक बार ये करके एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला देख लीजिए, इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ द 6 फंडामेंटल राइट्स। तो आपको जितने भी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा विथ आर्टिकल। तो ये आर्टिकल एकदम लर्न करना इंपॉर्टेंट है, और एकदम सही आर्टिकल देना, रॉन्ग आर्टिकल आप नहीं पुट कर सकते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हर सिटीजन्स को दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के अंदर आता है, और ये पार्ट 3 में आता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पार्ट 3 के अंदर आता है। ये पार्ट भी आप अपने आंसर में मेंशन करिएगा। दीज राइट हेल्प एवरी पर्सन, वही चीज़ है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो हर पर्सन को फ्रीली, इक्वली और डिग्निटी के साथ कंट्री में रहने की इजाज़त देता है। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के अंदर आता है। राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या है? दिस राइट मीन्स एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब कानून के नज़र में सारे सिटीजन्स इक्वल हैं।
कानून के नज़र में सारे सिटीजन्स इक्वल है, ये हमारा राइट है। कोई भी हमें डिफरेंटली ट्रीट नहीं कर सकता, हमारे रिलीजन के बेस पे, हमारे कास्ट के बेस पे, हमारे जेंडर के बेस पे, या हमारे इनकम के बेस्ड पे। ये वेल्थ मतलब हो गया इनकम, तो हमारे इनकम के बेस्ड पे हमें कोई भी डिफरेंटली ट्रीट नहीं कर सकता। कानून के नज़र में हम सब, अमीर हो या गरीब, सभी कोई इक्वल हैं। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ अ स्कूल गिव्स एडमिशन टू ऑल स्टूडेंट इक्वली विदाउट केयरिंग अबाउट देयर कास्ट रिलीजन इट फॉलोज द राइट इक्वलिटी। अगर कोई स्कूल या सभी स्कूल एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट्स का और वो कास्ट में कोई भेदभाव नहीं करते, रिलीजन में, तो यानी कि वो राइट टू इक्वलिटी को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है, इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है राइट टू फ्रीडम। दीज राइट गिव्स पीपल फ्रीडम टू स्पीक। ये जो राइट टू फ्रीडम है, इसके अंदर आता है ये इंडियन सिटीजन्स को बोलने की फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू मूव। आप कहीं भी जा सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप जा सकते हैं, कहीं पे भी जा कर के आप काम कर सकते हैं, और कहीं पे भी इंडिया में कहीं पे भी आप फ्रीली रह सकते हैं। इट इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ भी बोल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये हमारा राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। एग्जाम्पल क्या है कि आप अपना ओपिनियन सोशल इश्यूज़ पे, अभी जो चल रहा है करेंट इश्यूज़ जो भी है सोसाइटी में इश्यूज़, उस पर आप अपना ओपिनियन बिना डरे, बिना हिचकिचाहट के दे सकते हैं। और चूज़ एनी जॉब और बिजनेस यू लाइक, दैट्स योर राइट टू फ्रीडम। और अपने हिसाब से आपको जो जॉब चूज़ करना है, जिसके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, या जिस जॉब को आप करना चाहते हैं, या किसी बिजनेस को करना चाहते हैं, तो ये आपका राइट टू फ्रीडम है। आप किसी भी बिजनेस या जॉब को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आर्टिकल 23 to 24 है, मतलब 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। फिर से आर्टिकल एक बार लर्न कर लीजिए। राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 से 18 तक, राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 से 22 तक, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आर्टिकल 23 से 24। These right protect people from being forced to work or from child labor। ये जो right to exploitation है, इसके अंडर क्या आता है, ये right प्रोटेक्ट करता है उन बच्चों को जिनसे ज़बरदस्ती चाइल्ड लेबर कराया जा रहा है, फोर्सफुली वर्क कराया जा रहा है, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, ये राइट प्रोटेक्ट करता है उन बच्चों को, उन लोगों को जिनसे फोर्सफुली काम करवाया जा रहा है, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। नो वन कैन मेक अनदर पर्सन वर्क विदाउट पे और फोर्स चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स टू वर्क। किसी को भी अदर पर्सन को हम ज़बरदस्ती विदाउट एनी पेमेंट काम नहीं करवा सकते, या बच्चों को फोर्सफुली, जो 14 यानी कि 14 साल के उम्र से जो बच्चे कम हैं, उन्हें हम फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते। ज़बरदस्ती कोई किसी भी तरीके का काम नहीं करा सकते। ये ध्यान रखिएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है कि नो वन कैन मेक अनदर पर्सन वर्क विदाउट पे। किसी भी पर्सन को विदाउट पेमेंट हम काम नहीं करवा सकते, और जो जितने भी बच्चे हैं जो 14 साल से जिनकी उम्र कम है, उनसे भी ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के ये खिलाफ होगा, हम उसके राइट को वॉयलेट कर रहे हैं। वो चाहे तो कोर्ट में जा सकता है और केस कर सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। इफ़ अ चाइल्ड इज मेड टू वर्क इन अ फैक्ट्री इट इज़ अगेंस्ट द राइट, द लॉ कैन पनिश द फैक्ट्री ओनर। अगर कोई चाइल्ड से यानी कि किसी बच्चे से जिसकी उम्र 14 साल से कम है, उससे किसी फैक्ट्री में काम करवा रहा है, तो वो उसके राइट के अगेंस्ट है। कानून उसे पनिश कर सकता है, जो उसका फैक्ट्री ओनर होगा, जो उससे काम करवा रहा है, उस फैक्ट्री ओनर को कानून पनिश कर सकता है, क्योंकि फैक्ट्री में काम करवाना हेल्थ इश्यूज हो सकता है चाइल्ड को। इसी से रिलेटेड ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है आर्टिकल 25 से 28 के अंदर। तो फिर से पुराने वाले आर्टिकल्स को हम लोग लर्न करते हैं। राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 to 18, राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 to 22, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आर्टिकल 23
टू 24। अब आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 24 तक तो हो गया, तो ये 25 से 28 तक आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या है कि हर पर्सन, एवरी पर्सन हैज़ द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, प्रैक्टिसेस, स्प्रेड इट पीसफुली। कोई भी पर्सन, इंडियन सिटीजन, कोई भी अपने किसी भी रिलीजन को वो फॉलो कर सकता है। मतलब अगर बाय बर्थ अगर वो हिंदू है, लेकिन अगर वो क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करना चाहे तो वो कर सकता है, ये उसका राइट है। यानी कि कोई भी पर्सन के पास ये फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उसे प्रैक्टिस कर सकता है, मतलब उसे मान सकता है। अगर मैं क्रिश्चियन को फॉलो कर रही हूँ तो वो चर्च जाएंगे तो उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे और अपने रिलीजन से रिलेटेड चीज़ों को स्प्रेड कर सकता है पीसफुली, लेकिन बढ़ावा दे सकता है अपने रिलीजन से रिलेटेड चीज़ों को जिसे वो फॉलो कर रहा है, लेकिन पीसफुली। तो ये आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आर्टिकल 25 से 28। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ पर्सन कैन गो टू अ टेम्पल, मॉस्क, चर्च और गुरुद्वारा एज पर देयर बिलीफ। जिस भी बिलीफ को वो मानना चाहता है उसके हिसाब से वो टेम्पल जा सकता है, मॉस्क जा सकता है, चर्च जा सकता है, गुरुद्वारा जा सकता है। चाहे तो अगर वो चारों को मानना चाहे तो वो चारों को मान सकता है, ये उसके ऊपर है। तो ये प्रोटेक्ट करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये राइट हमारे रिलीजन के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये आता है आर्टिकल 29 से 30 तक। तो फिर से आर्टिकल रिवीजन कर लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 टू 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आपका 25 टू 28, और कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स अब आ जाता है 29 टू 30। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, दीज राइट्स हेल्प पीपल टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर। ये राइट हेल्प करता है कि लोग अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखें, जिस भी कल्चर को वो बिलोंग करते हैं, जिस भी कल्चर को वो फॉलो करते हैं। अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करें, अपने एडुकेशन को। माइनॉरिटी ग्रुप्स कैन ओपन देयर ओन स्कूल एंड टीच इन देयर ओन लैंग्वेज। जो भी माइनॉरिटी ग्रुप्स में आते हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स मतलब क्या होता है, जिनका पॉपुलेशन कम है, तो वो लोग माइनॉरिटी ग्रुप्स के अंडर में आते हैं। तो वो अपने माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए अपना खुद का स्कूल ओपन कर सकते हैं और अपने लैंग्वेज में पढ़ा भी सकते हैं। तो ये आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। जैसे अ तमिल कम्युनिटी इन दिल्ली कैन ओपन अ स्कूल वेयर तमिल लैंग्वेज एंड कल्चर आर टॉट। कोई भी तमिल कम्युनिटी दिल्ली में अपना स्कूल ओपन कर सकता है तमिल लैंग्वेज में, और वहाँ पे अपने कल्चर को स्प्रेड कर सकता है और अपने लैंग्वेज में पढ़ा सकता है। तो ये था कल्चर और एजुकेशनल राइट्स। नेक्स्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो फिर से ये आता है आर्टिकल सिर्फ 32। इसका सिर्फ एक आर्टिकल है जो कि 32, और इस आर्टिकल के साथ हमारा फंडामेंटल राइट्स स्टॉप हो जाता है, ख़त्म। 6 फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो गए आर्टिकल 32 के साथ। तो फिर से आर्टिकल रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 14 टू 18 आता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 टू 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 टू 30। लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 6, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ये एक सिंगल आर्टिकल है, सिर्फ आर्टिकल 32। इसे बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। इस आर्टिकल को क्या कहा है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 क्या है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों ऐसा? If any fundamental rights is denied, a person can go to a Supreme Court or High Court to get justice। जितने भी आर्टिकल्स हम लोग पढ़े, जितने भी फंडामेंटल राइट्स आ रहे थे, अब उन फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई डिनाई करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई हनन कर रहा है, तो वो पर्सन के पास ये राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा कर के वो जस्टिस ले सके। दिस इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा बी आर अम्बेडकर ने कहा है। मैंने पहले ही आपको बता दिया क्यों, क्योंकि इतने सारे फंडामेंटल राइट्स मिले, अगर हमें ये नहीं मिलते हैं
एक्चुअल में तो ऐसा भी लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा कर के जस्टिस ले सकते हैं अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करने नहीं दे रहा है या उसे एंजॉय करने नहीं दे रहा है। तो ये आर्टिकल 32 में है। इफ़ समवन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ रॉन्गली स्टॉप्ड, अगर किसी पर्सन का फ्रीडम ऑफ स्पीच स्टॉप किया जा रहा है, अगर हम बोल रहे हैं कोई स्पीच दे रहे हैं और बीच में स्टॉप उसको किया जा रहा है, मतलब वो कोर्ट में जा कर के केस कर सकता है, केस फाइल कर सकता है कि उसके राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ऐसा ही है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में। तो ये टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स थी। तो ये पूरा अगर आपको आएगा एग्जाम में कि स्टेट 6 फंडामेंटल राइट्स एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये 6 के 6 विथ आर्टिकल आपको लिखना होगा सारे फंडामेंटल राइट्स, और आर्टिकल मेंशन करना इसमें बहुत ज़रूरी है और एकदम परफेक्ट आर्टिकल मेंशन करना है। आप गलत आर्टिकल पुट नहीं कर सकते। और इंट्रोडक्शन में पार्ट 3 भी डालना है कि ये पार्ट 3 में आता है। अब क्या क्वेश्चन है, वाई राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये ऐसा क्वेश्चन क्यों है? अभी हम लोग 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़े, 6 फंडामेंटल राइट्स, लेकिन उसमें तो हम लोग ये पढ़े नहीं कि राइट टू प्रॉपर्टी भी बोल के कुछ है। क्यों ऐसा नहीं पढ़े? क्योंकि बहुत पहले राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में जा कर के राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। तो यही क्वेश्चन है कि क्यों राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, क्यों इसे हटाया गया। तो ओरिजिनली तो इसका सीन क्या था आपका, पहले के टाइम पे पहले मतलब क्या था कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ये एक फंडामेंटल राइट था। ठीक है, ये राइट टू प्रॉपर्टी अगर अभी भी रहता तो हमारे टोटल 7 होते हैं, लेकिन अभी ये नहीं है, इसीलिए हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी अभी नहीं है। पहले ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था ये आर्टिकल 19 के अंदर ही आता था, लेकिन और आर्टिकल 31 के अंदर आता था, मतलब 2 आर्टिकल के अंदर आता था। बाद में जा कर के इसे फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया। तो क्यों इसे निकाला गया? तो देखिए, ओरिजिनली द राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट आर्टिकल अंडर आर्टिकल 19(1) और 31 के अंदर। पहले जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 19(1) और 31 के अंडर ये राइट टू प्रॉपर्टी आता था, और ये अलाउ करता था हर सिटीजन को कि वो अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सके और किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दे फ्रीली। मतलब कोई उसमें रोक टोक नहीं होगी, आप अपने प्रॉपर्टी का यूज़ करिए, आप अपने प्रॉपर्टी को फ्रीली किसी के भी नाम पे ट्रांसफ़र करिए, ये आपका फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट मतलब मिलना ही मिलना है आपको ये राइट। अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो यानी कि आप कोर्ट में जा कर के केस कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट का मतलब तो यही है कि अगर नहीं मिला मुझे तो मैं जा कर के कोर्ट में केस कर दूंगी। तो ये जो आर्टिकल था, मतलब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था, आफ्टर द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये राइट को रिमूव कर दिया गया फंडामेंटल राइट के लिस्ट से, और इसे क्या कर दिया गया, इसे एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। मतलब फंडामेंटल राइट अब ये नहीं रहेगा, ये एक तरह का लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रहेगा। और ये आर्टिकल 300A में आ गया पार्ट 12 में। इस चीज़ को एकदम क्लियर कट दिमाग में अपने अपने घुसा लीजिए। ये सब मेंशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के तहत इसे रिमूव किया गया फंडामेंटल राइट के लिस्ट से, और इसे डाल दिया गया एक लीगल राइट के तौर पे। और आर्टिकल, ये फंडामेंटल राइट तो रहा नहीं, तो वो आर्टिकल तो यूज़ होगा नहीं, तो ये दूसरा आर्टिकल इसके लिए आया 300A, जो कि अभी पार्ट 12 में है। 300A आर्टिकल में क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी है, लेकिन अब ये लीगल राइट है जो कि पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। अमेंडमेंट, अभी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो एक चीज़ मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा एक जस्ट एग्जाम्पल, जिससे अमेंडमेंट वाली बात क्लियर हो। आगे जा कर के ये और प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी। अमेंडमेंट क्या होता है, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाने हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत पहले लिखा गया था, तो अभी जैसे जैसे ये चेंजेस आ रहे हैं वर्ल्ड में, जैसे जैसे इंडिया में चेंजेस आ रहे हैं, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो अमेंडमेंट लाना तो ज़रूरी है। तो हर अमेंडमेंट के तहत कुछ ना कुछ चेंज गवर्नमेंट कर सकती है। अगर मुझे कुछ ऐड करना है
तो मैं कुछ नया लाना है तो मैं अमेंडमेंट के थ्रू लाऊंगी, वो अमेंडमेंट हो जाएगा इस अमेंडमेंट के थ्रू। और अगर वो लागू हो जाता है तब वो क्या, अमेंडमेंट से फिर वो एक्ट बन जाता है। पहले वो अमेंडमेंट रहता है, मतलब मेरे दिमाग में आया कि मैं ये लीगल राइट में डालूंगी किसको, राइट टू प्रॉपर्टी को, तो पहले वो अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट के तहत, और जब प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है और पूरे देश में लागू हो जाता है। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ये रिमूव किया गया फंडामेंटल राइट से, डाल दिया गया लीगल राइट में, जो कि आर्टिकल 300A पार्ट 12 में आता है। आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों किया गया, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको फंडामेंटल राइट से निकाल करके लीगल राइट में क्यों डाला गया, क्यों, ऐसा क्या वजह थी, इसके पीछे रीजंस क्या थे। तो इसके पीछे क्या रीजन थे, द मेन रीजन फॉर रिमूवल इट एज अ फंडामेंटल राइट वॉज मेक इट ईजियर फॉर द गवर्नमेंट टू टेक प्राइवेट लैंड फॉर पब्लिक पर्पस। इसका मेन रीज़न यही था कि अगर इसे फंडामेंटल राइट से हम लोग रिमूव कर देंगे तो गवर्नमेंट के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि वो प्राइवेट लैंड को पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ कर सके, जैसे बिल्डिंग, रोड्स, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करना। तो ये सब चीज़ें वाइल स्टिल पेइंग फेयर कंपनसेशन टू द ओनर, मतलब ओनर को तो हम पैसा देंगे ही, अगर कुछ इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसका प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो पैसा तो गवर्नमेंट देगी ओनर को, लेकिन आराम से ईजी वे में उसको यूज़ कर पाएगी। समझ आया। और चीज़ क्या हो जाता है, पहले के टाइम पे मतलब ऐसा होता था कि लैंड रिफॉर्म में प्रॉब्लम होता था। गवर्नमेंट जब ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म करना चाहती थी तो लोग क्या बोलते थे, लोग चले जाते थे कोर्ट कि अरे ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरा ज़मीन है, कोर्ट में जा कर के केस कर देंगे तो हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करो, ये सुप्रीम कोर्ट में जा कर के केस कर देते थे पहले। ठीक है, पहले सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अगर उनका लैंड से रिलेटेड गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती थी तो वो फंडामेंटल राइट था। फंडामेंटल राइट मतलब अगर वॉयलेट किया जाएगा तो डायरेक्ट जाकर के केस करो। तो इसी वजह से गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और वो गरीबों की मदद भी नहीं कर पा रही थी पब्लिक पर्पस के लिए। जैसे अर्लियर फ्रीक्वेंट कोर्ट केसेस ओवर लैंड एक्विजिशन मेड डेवलपमेंट वर्क स्लो एंड डिफिकल्ट, और इतने ज़्यादा कोर्ट केसेस हो गए थे लैंड के ऊपर में कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट भी नहीं कर पा रही थी, डेवलपमेंट का काम बहुत स्लो हो गया था और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि लैंड से रिलेटेड कुछ भी होता, जिसका जो ओनर होता वो बोलता मेरा फंडामेंटल राइट है ये तो लैंड, और मतलब मैं तो इसे जाके सुप्रीम कोर्ट में केस करूँगा अगर मेरे फंडामेंटल राइट को ये वॉयलेट किया जाएगा तो अब क्या होने लगा, नाउ सिटीजन स्टिल हैव द राइट टू ओन प्रॉपर्टी। अभी भी सिटीजन्स के पास ये राइट है कि वो अपना प्रॉपर्टी का यूज़ कर सके, उनके पास उनका प्रॉपर्टी रहेगा, बट इफ़ द गवर्नमेंट टेक्स इट फॉर पब्लिक यूज़ इट इज़ नॉट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसे लेती है पब्लिक यूज़ के लिए तो ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होगा, मतलब ये फंडामेंटल राइट तो रहा नहीं तो कहाँ से वायलेट होगा। तो इट इज़ हैंडल्ड एज पर द लॉ, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग इसे हम हैंडल कर सकते हैं। और एक चीज़ इसमें नहीं है लेकिन और एक चीज़ मैं बता देती हूँ आपको, गरीबों के लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी, गरीब और फार्मर्स के लिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन रुक रहा था। अमीर लोग ज़्यादा ज़मीन रखते थे और गवर्नमेंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट्स था। ठीक है, और कोर्ट केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, लैंड एक्विजिशन पर केस ज़्यादा हो रहा था जिससे डेवलपमेंट स्लो हो रही थी। तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसके वजह से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ द गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड अ न्यू हाईवे एंड योर लैंड इज ऑन द रूट इट कैन एक्वायर योर लैंड बाय पेइंग यू कंपनसेशन। मान लीजिए कि आपका कोई लैंड है, ठीक है, आपकी कोई ज़मीन है जो किसी न्यू हाईवे पे है, ठीक है, और सॉरी ये गलत हो गया। इफ़ द गवर्नमेंट वांट्स टू, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वो न्यू हाईवे बनाना चाहता है और उसके रूट में आपका लैंड है, आपका ज़मीन उस रूट में है जहाँ पे गवर्नमेंट न्यू हाईवे बनाना चाहता है,
तो गवर्नमेंट क्या करेगा, आपको आपके लैंड के लिए कंपनसेट करेगा, मतलब आपको पैसे दे देगा, क्योंकि बीच में आपका लैंड आ रहा है, गवर्नमेंट को ज़मीन की ज़रूरत है तो आपको वो पैसे देगा। यू कैन नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट क्लेमिंग इट इज़ अ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। तो वो हाईवे बनाना चाह रहा है, आपको पैसे देगा, आप उसे ज़मीन दीजिएगा, तो ये आप कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते कि वो ज़मीन मांग रहा है, तो यानी कि कोर्ट मतलब वायलेशन हो रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, क्योंकि अब ये फंडामेंटल राइट्स से हट चुका है। बट यू कैन गो टू अ लोअर कोर्ट इफ़ यू आर नॉट गिवन प्रॉपर कंपनसेशन। लेकिन अगर आपको प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिल रहा, प्रॉपर गवर्नमेंट से पैसे नहीं मिल रहे हैं उस लैंड के बदले, तो आप लोअर कोर्ट में जाके डिमांड कर सकते हैं या लोअर कोर्ट में जा कर के बोल सकते हैं। तो ये था आपका वाई राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। क्यों राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, कैसे इसे हटाया गया, किस अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया, क्यों इसे हटाया गया, ये सारे रीजंस आपके क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो भी आपको नोट्स चाहिए वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे दिया हुआ है। और भी PYQs जब हम सॉल्व करवाएंगे, क्या करवाएंगे, PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब सॉल्व कराएंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, और फिर उससे रिलेटेड जितने भी आंसर्स आएंगे तो वो आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि कैसे आंसर्स को लिखना है, और भी अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें एक्सप्लेन करनी होगी तो उसी टाइम कर दिया जाएगा। ये आप लोग एक ओवरव्यू लेकर के रखो, मतलब फंडामेंटल राइट्स क्या है, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डीपली पूछा जाएगा तो उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। कितने टाइप के क्वेश्चन आपके फंडामेंटल राइट्स से बन सकते हैं जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए, तो उसको भी एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप बस 2x में करके आप ओवरव्यू ले लो कि हर चीज़ के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, राइट टू इक्वलिटी क्या होता है, राइट टू फ्रीडम क्या होता है। तो जब आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, आप चीज़ों को समझने लगोगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चंस को कवर करना, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो भी होगा वो क्वेश्चंस के साथ साथ जब प्रीवियस ईयर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो उसके साथ साथ बताते हुए जाएंगे, और जब एग्ज़ाम आएगा, जब चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लोगों को सजेशंस दिए जाएंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो कि और ज़्यादा वीडियो लेकर के हम आएँ, आप लोगों के टेस्ट लें और भी ज़्यादा बेहतर आप लोगों को कंटेंट दे पाएँ। तो यही है, कोई भी अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल में जा कर के ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में आप लोग को ये PDF मिल जाएगा जिससे आप रिवीजन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, डिस्कस द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स था, अब उसके फीचर्स क्या हैं फंडामेंटल राइट्स के। तो फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या हैं, द फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स गिवन टू एवरी सिटीजन। ये तो इंट्रो, सारा इंट्रो आपका एक ही टाइप का जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक राइट्स है जो कि हर इंडियन सिटीजन्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि वो इक्वलिटी के साथ, फ्रीडम के साथ और सबको बराबर से न्याय मिले, वो अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जी सके विथ डिग्निटी। तो ये राइट प्रोटेक्ट करता है सारे लोगों के राइट्स को, मतलब सारे लोगों को जो एक बेसिक राइट्स मिलना चाहिए और उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। तो ये गवर्नमेंट के एक्शंस जो हैं उनके साथ कुछ भी गवर्नमेंट भी गलत ना करे, तो ये हेल्प करता है ओवरऑल डेवलपमेंट, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये हेल्प करता है। कौन, फंडामेंटल राइट्स, कि गवर्नमेंट भी हम लोग के साथ कुछ अनफेयर ना करे। गवर्नमेंट भी अगर अनफेयर करेगी तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो फर्स्ट क्या है, दे आर रिटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर क्लियरली मेंशन इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस मेक्स देम सेफ एंड परमानेंट अनलेस चेंज बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 12 से 35 तक क्या है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं टोटल। और ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में आती हैं, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 में।
और ये प्रॉपरली सारा कुछ मेंशन किया गया है पार्ट 3 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में ये प्रॉपरली मेंशन कर दिया गया है। तो ये हमारे राइट्स को, दिस मेक्स देम सेफ एंड परमानेंट, और ये हमारा मतलब राइट्स को सेव करता है और ये परमानेंट है हमारे लिए। अनलेस अगर कोई, अब पहले ही जैसे फर्स्ट इसके पहले वाले आंसर में बताया गया कि अगर अमेंडमेंट के थ्रू चीज़ें चेंज हो सकती हैं, तो ये तब तक परमानेंट है जब तक कोई अमेंडमेंट के थ्रू इसे चेंज ना किया जा सके। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। पहले ये फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन इसी अमेंडमेंट के थ्रू यानी 44th अमेंडमेंट के थ्रू उसे राइट टू लीगल राइट में डाल दिया गया। तो ये कैसे हुआ? अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये जितने भी हमारे राइट्स हैं तब तक परमानेंट हैं जब तक कुछ अमेंडमेंट नहीं आ रहा हो। एग्जाम्पल, द राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम आर रिटन क्लियरली इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट नो गवर्नमेंट कैन टेक देम अवे इजीली। तो जो राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, वो क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसके वजह से कोई भी गवर्नमेंट इसे हटा नहीं सकती इजीली। ये सारे सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। दे आर अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वली। इंडियन सिटीजन्स जो भी हैं, इंडियन सिटीजन्स को इक्वली ये सारे फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी कास्ट के हों, जेंडर, लैंग्वेज, ये सब मैटर नहीं करता। बस मैटर करता है कि आप इंडिया के सिटीजन हैं, तो आपको सारे राइट्स एंजॉय करने मिलेंगे। तो दे आर अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स। दे प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम गवर्नमेंट मिसयूज। ये सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करती है अगर गवर्नमेंट उनके साथ कुछ गलत कर रहा हो तो। दीज राइट्स स्टॉप द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग अनफेयर और अगेंस्ट द लॉ। ये राइट्स हेल्प करती हैं कि गवर्नमेंट को स्टॉप करे अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं और लॉ के अगर खिलाफ जा रहे हैं, तो ये हेल्प करती है ये सारे राइट्स कि गवर्नमेंट को स्टॉप किया जा सके। Example, if the government tries to stop peaceful protest or free speech, people can go to court to protect the right to freedom. अगर किसी भी इंसान को स्पीच देने से, फ्रीली स्पीच देने से रोका जा रहा हो, और अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा हो या फ्रीली स्पीच दे रहा हो और उसे इस काम से रोका जा रहा हो, तो वो इंसान, वो पीपल जा कर के कोर्ट में केस कर सकता है कि उसका राइट टू फ्रीडम वायलेट हुआ है। नेक्स्ट वन इज दे कैन बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स। ये कोर्ट में एनफोर्शिएबल है, मतलब अगर कुछ भी वायलेट होता है तो हम कोर्ट में जा कर के केस कर सकते हैं। इफ़ एनी वन फंडामेंटल राइट इज़ वायलेटेड दे कैन गो, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाए या हाई कोर्ट जाए, आर्टिकल 32 और 2226 के अंदर वो जा कर के कोर्ट में केस करें। हम लोग सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 32, आर्टिकल 32 में पढ़े ना हम लोग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो ये आर्टिकल 32 में आता है। अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है तो मैं आर्टिकल 32 का यूज़ करूँगी, और अगर यही चीज़ हाई कोर्ट में आता है तो आर्टिकल 226 के अंदर आता है। अगर हाई कोर्ट जाना है तो 226, हाई कोर्ट 226, सुप्रीम कोर्ट 32। इफ़ अ पर्सन इज़ अरेस्टेड विथआउट रीज़न, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया है बिना उसे रीज़न बताए, तो वो कोर्ट में जा कर के केस कर सकता है, अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये उसका पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल फ्रीडम है। नेक्स्ट है दे आर नॉट एब्सोल्यूट, हैव रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि ये प्रॉपर तरीके से एकदम नहीं दे दिया गया, इसके साथ कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं हर राइट के साथ। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अनलिमिटेड, ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स है तो बहुत कुछ आप लोग को दे दिया है, आप भी तो उसका मिसयूज़ कर सकते हो ना, लोग भी तो अपने फंडामेंटल राइट्स का मिसयूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए ये अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है और कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ है जिससे लोग इसका मिसयूज़ ना कर पाएँ। तो द गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल लिमिट्स ऑन देम फॉर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड नेशनल, अपने नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के लिए गवर्नमेंट इस पर कुछ लिमिटेशंस पुट कर सकती है और है भी लिमिटेशंस। एग्जाम्पल, यू हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, बट यू कैन नॉट स्प्रेड हेट और वायलेंस थ्रू योर वर्ड्स, लेकिन आप अपने वर्ड्स से हेट और वायलेंस स्प्रेड नहीं कर सकते, हेट और वायलेंस नहीं फैला सकते आप अपने वर्ड्स से। आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन दायरे में, आप अपने दायरे में रह के अपने फ्रीडम का एंजॉयमेंट करिए, एंजॉय करिए। नेक्स्ट वन इज दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी।
हमारा फंडामेंटल राइट जब अगर देश में इमरजेंसी लागू हो जाती है तो हमारा फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, मतलब रोका जा सकता है जब तक इमरजेंसी है। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द गवर्नमेंट कैन टेम्पररली सस्पेंड सम फंडामेंटल राइट्स। नेशनल इमरजेंसी के दौरान मान लीजिए देश में वॉर छिड़ा हुआ है, तो वॉर हो गया कुछ बड़ा ऐसा कुछ, तो नेशनल इमरजेंसी देश में लागू हो जाता है, तो गवर्नमेंट टेम्पररी जब तक वॉर है या जब तक नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तब तक के लिए गवर्नमेंट कुछ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर देती है, यानी कि रोक देती है। लेकिन सिर्फ 2 फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के, राइट टू लाइफ ये कोई नहीं छीन सकता हमसे, जिंदा रहने का, जीने का, तो ये राइट कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकती, और पर्सनल लिबर्टी, ये 2 चीज़ कभी सस्पेंड नहीं हो सकती, बाकी नेशनल इमरजेंसी के थ्रू वो रोकी जा सकती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर कोई वॉर चल रहा हो, ड्यूरिंग अ वॉर और मेजर कोई नेशनल क्राइसिस आ गई हो हमारे देश में, तो सर्टेन राइट्स जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इसे लिमिटेड किया जा सकता है फॉर नेशनल सिक्योरिटी। वॉर चल रहा है, आपके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है कि आप कहीं भी जा सकते हो, तो आप चले गए कहीं पे, तो ये तो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ हो जाएगा, नेशनल सेफ्टी के खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है अगर कुछ देश में नेशनल क्राइसिस या फिर कोई वॉर चल रहा हो। दे प्रोमोट डेमोक्रेसी। नेशनल फंडामेंटल राइट्स आपको क्या प्रमोट करता है, डेमोक्रेसी प्रमोट करता है। फंडामेंटल राइट्स हेल्प मेक इंडिया अ ट्रू डेमोक्रेसी वेयर एवरीवन इज, सारे कोई फंडामेंटल राइट्स ये सिक्योर करता है कि सारे देशवासी इक्वली उनके साथ उनको ट्रीटमेंट मिले, सारे लोगों को पास फ्रीडम हो कि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाए। एग्जाम्पल, सिटीजन्स कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट पीसफुली, तो एग्जाम्पल ये है कि सिटीजन क्वेश्चन कर सकती है अपने गवर्नमेंट को पीसफुली, तो ये चीज़ दिखाता है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, कि हम सरकार पे भी सवाल उठा रहे हैं मगर शांति से। तो ये चीज़ दिखाता है कि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारा फंडामेंटल राइट्स भी हम एंजॉय कर पा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर किसी को किसी भी तरह का क्वेरी होता है कि आपको 4 नहीं समझ में आया कि क्या है, किसी लाइन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो वो फिर से एक वीडियो आएगा जिसमें फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी आपको और भी अच्छे तरीके से। तो जितना हो सके हम आपकी मदद कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और जाकर के अगर कुछ भी समझ में नहीं आता, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, जिससे हमें भी पता चले कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो और भी हम अपना एफर्ट डालेंगे और वीडियोज़ भी डालेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पहले हम लोग पढ़े फीचर्स क्या है फंडामेंटल राइट्स का, मतलब फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्या आता है, क्यों होना चाहिए, क्या मिलता है, उसके फीचर्स क्या हैं। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसका ज़रूरत क्या है, ज़रूरी ये क्यों है हमारे लिए। तो यही ये क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स का। तो इंट्रो फिर वही जाएगा, देखिए इंट्रो बहुत इजी है, एक फंडामेंटल राइट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए इंट्रो सेम चिपकाना है आप लोग को, इंट्रो कंक्लूजन ये सब सेम जाएगा, बीच का बॉडी ही बस चेंज होगा। एक टॉपिक इंट्रोडक्शन सबका सेम, कि वही है फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे फ्रीडम ऑफ डिग्निटी, हर पर्सन जो भी है इंडियन सिटीजन्स वो लोग के फ्रीडम ऑफ डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। दीज राइट हेल्प पीपल लिव इक्वली, ये राइट हमें हेल्प करता है कि हम इक्वली मतलब इक्वली इंडिया में रह सकें, हमारे से कोई भेदभाव ना हो, और पीसफुली डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम रह सकें। इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो पीसफुली, शांति से अपने सोसाइटी में अपने जीवन को जी सकें। तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट्स है और यही इंपॉर्टेंस है इसका। तो ये लिखा हुआ है पार्ट 3 में, वही चीज़ है पार्ट 3 के अंदर आता है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। तो फर्स्ट क्या है, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये हर इंडिविजुअल फ्रीडम, हर इंडिविजुअल इंसान के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये हर इंडिविजुअल इंसान के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। तो फ्रीडम ऑफ राइट गिव पीपल द फ्रीडम टू लीव देयर लाइफ एज दे विश। फ्रीडम
फ्रीडम टू लाइफ हमें मिला हुआ है। फ्रीडम टू लाइफ क्या है? एक फंडामेंटल राइट है जो कि इंडियन सिटीजन्स को, जो इंडिया में रहते हैं लोग, उन्हें मिला हुआ है कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने चाह के अनुसार अपने जीवन को जी सकें जैसे वो जीना चाहते हैं, एज लॉन्ग एज दे फॉलो द लॉ। लेकिन कानून को मानते हुए, कुछ गैर कानूनी काम हमें नहीं करना है, सही काम करते हुए, अच्छे काम करते हुए, जो कानून के नज़र में गलत ना हो, तो सही काम करते हुए हमें अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना है। तो ये हमारे इंडिविजुअल पर्सन के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने ओपिनियन किसी भी इंसान के सामने, अपने मन की बात कह सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपना जॉब चूज़ कर सकते हैं और कहीं भी इंडिया में मूव कर सकते हैं। अगर मुझे कहीं भी जाना हो, मैं फ्रीली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन मैं कहीं भी जा सकती हूँ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहीं भी बिना परमिशन के मैं जा सकती हूँ। तो दिस शोज़ योर राइट टू फ्रीडम। तो ये दिखाता है कि हमें क्या मिला हुआ है? राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्या है? सेकंड नंबर, कि ये हमारे इक्वलिटी को इंश्योर करता है। मतलब हमें समाज में सब हम इक्वल नज़रिए से लोगों को देखने के लिए इंश्योर करता है। मतलब दे मेक श्योर एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली। ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये हमें इंश्योर करता है कि हम समाज में जैसे सब हैं वैसे ही हमें भी ट्रीटमेंट मिले। नो मैटर कि हमारा कास्ट क्या है, हम किस रिलीजन से हैं, हमारा जेंडर क्या है, हमारी इनकम क्या है, ये मैटर नहीं करता। फंडामेंटल राइट ये बोल के रखा है कि आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, अगर आपको अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, तो आपके साथ अगर अनइक्वलिटी होती है, भेदभाव होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इन अ स्कूल बोथ रिच एंड पुअर स्टूडेंट शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। किसी भी स्कूल में, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब स्टूडेंट हो, उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो अगर ऐसा मिलता है सारे स्कूल्स में, तो ये राइट टू इक्वलिटी को फॉलो कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये राइट टू इक्वलिटी को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर। These rights to stop the government or any authority from acting unfairly or misusing power। ये जो हमारा राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, ये प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी ऊंचा जो हमसे पावर है, जो सत्ते में है, जो पावर में है, वो अपने चीज़ों का मिसयूज़ ना करे। और अगर वो मिसयूज़ कर रहा है तो हम, वही बात है सुप्रीम कोर्ट वाली बात। तो दीज राइट स्टॉप द गवर्नमेंट, ये राइट जो है फंडामेंटल राइट, ये गवर्नमेंट को स्टॉप करती है या अदर हाई अथॉरिटी को स्टॉप करती है कि कोई वो अनफेयर डिसीजन ना ले, कोई वो पावर का मिसयूज़ ना करे और फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट ना करे। एग्जाम्पल, इफ समवन इज अरेस्टेड विथआउट रीज़न दे कैन गो टू कोर्ट यूजिंग द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर किसी को अरेस्ट कर लिया, कोई भी हायर अथॉरिटी, मान लीजिए बदला लेने के लिए या किसी भी नीयत से, खराब नीयत से आपको अरेस्ट कर लेती है, आपकी कोई गलती नहीं है, विथआउट एनी रीज़न, तो ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं और उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। ऐसा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में दिया गया है। आर्टिकल फिर से रिवीजन हो जाएगा, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 में है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 में है। तो ये याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32, हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 में है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट को कोई भी वॉयलेट करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो हमें कोई भी बिना किसी रीज़न के अरेस्ट नहीं कर सकता और अपने पावर का गलत यूज़ नहीं कर सकता। तो ये था हमारा 3rd नंबर पॉइंट। अब आते हैं हम अपने 4 नंबर पॉइंट पे, प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। हर किसी के डिग्निटी का, आत्मसम्मान को प्रोटेक्ट करेगी। कौन? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हेल्प एवरी पर्सन लिव विद सेल्फ रिस्पेक्ट। फंडामेंटल राइट्स हेल्प करती है कि हर इंसान अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने ऑनर के साथ वो सोसाइटी में रह सके और जी सके। जैसे अनटचेबिलिटी बैन है, ये राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है।
छुआछूत वगैरह, ये सब बहुत पहले चलता था, छुआछूत। तो ये सब चीज़ क्या है, अनटचेबिलिटी अभी बैन है, क्योंकि ये राइट टू इक्वलिटी को वायलेट करती है। क्योंकि राइट टू इक्वलिटी में क्या है कि सब बराबर हैं, ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, लॉ के नज़र में सब इक्वल हैं। तो ये क्या, अनटचेबिलिटी क्यों करना, तो विच प्रोटेक्ट्स पीपल डिग्निटी, और ये हमारे डिग्निटी को, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रमोट डेमोक्रेसी। फिर से वही चीज़ कि ये डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। हम लोग सरकार के खिलाफ जा कर के, सरकार कुछ गलत कर रही है और उसके खिलाफ जा कर के आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अकॉर्डिंग हम केस कर रहे हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा रहा है। तो ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री हुई ना, कि हमें इतनी आज़ादी है कि हम फ्रीली बोल पा रहे हैं, क्वेश्चन कर पा रहे हैं गवर्नमेंट को, हर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में गवर्नमेंट के साथ हैं, हम लोग पार्ट ले रहे हैं उसमें। तो यही चीज़ डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करती है कि हम अपने गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर पा रहे हैं। जो भी पब्लिक अपने गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं कर पाती, उससे दब के रहती है, यानी कि वो उसके कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है, तभी हम अपने गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कुछ भी बोल पा रहे हैं फ्रीली। तो ये डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करती है। सिटीजन कैन प्रोटेस्ट, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं पीसफुली, कोई भी लॉ, किसी भी चीज़ के ऊपर जो भी सरकार एक्शन लेती है या कोई भी लॉ बनाती है, उसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को। तो ये हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करती है कि हमें इतनी हिम्मत दी गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इतनी हिम्मत दी है कि हम जो सत्ता, जो इतने पावर में है गवर्नमेंट, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेसी है, और अगर यही डेमोक्रेसी नहीं रहती तो हमें चुपचाप रहना पड़ता। हेल्प इन पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, ये जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे पर्सनल डेवलपमेंट को भी बढ़ाती है और सोसाइटी में भी डेवलपमेंट लाती है। अलाउ पीपल टू ग्रो इन एडुकेशन, कि एडुकेशन में वो ग्रो कर पाएँ, कल्चर, मोरल वैल्यूज़, सारे तरीके से वो डेवलप कर पाएँ। जैसे राइट टू एजुकेशन हर बच्चों को दिया गया है, जो कि 6 साल से लेकर 14 साल यानी कि 14 वर्ष की आयु तक है, उन्हें चांस मिलता है कि वो स्टडी करें और अपना बेटर फ्यूचर बिल्ड कर सकें। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दे प्रोटेक्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जितने भी माइनॉरिटी हैं उनके इंटरेस्ट को बचाया जा सके, मतलब कि दे प्रोटेक्ट, उनके कल्चर को सेव किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके लैंग्वेज को, और एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स। जैसा कि पहले ही बताए थे कि अगर कोई तमिल चाहे तो वो दिल्ली में अपने ही लैंग्वेज में स्कूल ओपन कर सकता है। तो ये चीज़ क्या है, माइनॉरिटी के राइट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। A linguistic और religious minority can open its own school under cultural education right। इस राइट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने कल्चर और एजुकेशनल राइट के अकॉर्डिंग हम अपने स्कूल को ओपन कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में, अपने रिलीजन के लोगों के लिए। तो ये हमारा राइट है, ये प्रोटेक्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो बस ये आपका पूरा 7 पॉइंट्स कंप्लीट होता है। डिस्कस इम्पोर्टेंस हो गया फंडामेंटल राइट्स का, फीचर्स पढ़ लिए फंडामेंटल राइट्स का, राइट टू प्रॉपर्टी क्यों नहीं है फंडामेंटल राइट, टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, और फंडामेंटल राइट होता क्या है। मतलब फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितनी आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, एक बेसिक नॉलेज बोलिए, उससे ज़्यादा भी इसमें दिया गया है, तो आप लोगों को मिल चुकी है। अगर कोई भी आपको क्वेरी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करिए। अगर कोई भी इशू है कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक हो या कोई भी पॉइंट हो, तो आप कमेंट सेशन में जा कर के कमेंट करिए। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। और नोट्स के लिए फिर से वही इस टेलीग्राम चैनल में जाकर के ज्वाइन करिए। अगर आपको नोट्स चाहिए सीवी का तो आप इस टेलीग्राम चैनल में जाकर के ज्वाइन करिए। नोट्स लेकर के अच्छे से उसे रिवाइज़ करिए। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ एक बार वीडियो देख लेने के बाद आपको अपने नोट्स के साथ इसको रिवीजन भी करना होगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिवीजन नहीं रहेगा तो सब कुछ आप लोग भूलते जाओगे। तो रिवीजन एकदम मस्ट है। रिवीजन अच्छे से करिए। कुछ भी टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि हम भी और मोटिवेट हो और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकें। थैंक यू।